बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में कोरोना के हमले शदीद तर होते जा रहे हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटों की ही बात हम करें तो आदाद शुमार देखे जाएं तो कोरोना के सबब 100 अफराद इंतकाल कर गए हैं। एक बड़ा नंबर है ये। इंतकाल करने वाले सबसे ज्यादा 73% अफराद का जो ताल्लुक है वो पंजाब से है, जबकि 73 अफराद जो हैं वो पंजाब से हैं। जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम देखें तो मुल्क भर में कोरोना के 46,269 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 4,084 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.8% तक रही है, जबकि पिछले 24 घंटे में होने वाली हलाकतें गुज़श्ता 8 महीने के दौरान एक रोज में होने वाली सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। दूसरी तरफ बढ़ते हुए केसेस के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए महकमा सेहत की हिदायत पर मजीद 40 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि लाहौर समेत दीगर 9 शहरों में हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मगर आवाम की जानिब से, खसूसन ताजरों की जानिब से SOPs को मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ पेशावर में कोरोना के मुसलसल बढ़ते हुए जो केसेस हैं उनकी वजह से इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी एलामिया के मुताबिक इज्तिमात और हर किस्म की सकाफती, स्पोर्ट्स, समाजी और मजहबी इज्तिमात पर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। और इतलात ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर में तेजी की वजह से 16 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर भी जो है वो गौर कर रही है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्क में 50 से 59 साल के जो अफराद हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। और बताया ये भी गया है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से रजिस्टर्ड अफराद को वैक्सीन लगा दी जाएगी। दूसरी तरफ सिंध के वज़रा की जानिब से भी वैक्सीन के मामले पर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाने के बाद वफाकी वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचू ने यह बताया कि NCOC ने सूबों को वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने चीनी वैक्सीन के इंसानों की 50 लाख डोजेस जो हैं वो खरीदने का फैसला कर लिया है। डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर करेंगे चाइनीज गवर्नमेंट से कैंसिनो की वैक्सीन। ने चाइनीज गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। कैंसिनो सिंध गवर्नमेंट ने 500 मिलियन रुपए रखे हैं। 31 मार्च यानी कल हमें 20,000 डोजेस मिलेंगे। 31 तारीख को फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में 10 लाख डोजेस पहुंचेंगे, जिसमें से 2 लाख वो सिंध को भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि सूबाई हुकूमत को खुद से वैक्सीन की खरीदारी पर कोई NOC दरकार नहीं है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन की खरीदारी जारी है। अगर कोई सूबाई हुकूमत वैक्सीन की खरीदारी करना चाहती है अपने तय तो वफाकी हुकूमत इसकी मुआवनत करेगी। जबकि कोरोना वैक्सीन के हवाले से बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान का चीनी कंपनी से 70 लाख कोरोना वैक्सीन का मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। सराय का कहना है कि 70 लाख कोरोना वैक्सीन की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई है। इन 70 लाख वैक्सीन में 40 लाख साइनोफार्म की डोजेस हैं जी, जबकि 3 लाख केन साइनो की सिंगल डोज है। यानी केन साइनो एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी 2 डोजेस नहीं लगानी पड़ती, बल्कि वो एक ही डोज जो है वो सिंगल डोज दी जाती है और वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है। चीनी कंपनीज ये वैक्सीन मरहलावार फराहम करेंगी, जबकि NCOC के सरबराह वफाकी वजीर असद उमर ने भी ट्विटर पर जारी अपने बयान में तस्दीक की है कि पाकिस्तान को अप्रैल से केन साइनो वैक्सीन बड़ी तादाद में मिलना शुरू हो जाएगी। एक तरफ जहां तशवीशनाक हद तक कोरोना के हमले शिद्दत अख्तियार कर गए हैं, ऐसे हालात में वैक्सीन से मुतालिक मुआहदे यकीनन खुश आइंद हैं। मगर क्या वैक्सीनेशन शफाफ तरीके से आवाम को या आम आवाम को अगर हम कहें तो लगाई जाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। या महज बासर और हुकूमती अफराद ही इससे फैज़याब होंगे? और ये वो सवाल भी है जो अवामी हलकों में बड़ी शिद्दत से उठाया भी जा रहा है, क्योंकि जब वैक्सीन लगाने का आगाज हुआ था तो साबिक गवर्नर सिंध की बेटी और उनके दामाद को खिलाफ कानून वैक्सीन लगाई गई थी, जिस पर वफाकी हुकूमत, सरबराह NCOC और अवामी हलकों से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। बिल्कुल इसी तरह से गुज़श्ता रोज हमने देखा कि वफाकी वजीर जो हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उनकी फैमिली को खिलाफ कानून वैक्सीन लगाए जाने की मुबैना वीडियो वायरल हो रही है, जिस पर अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि वफाकी वजीर जो हैं तारिक बशीर चीमा और मास्क पहने एक और शख्स के अलावा मुख्तलिफ उम्रों की बहुत सी
खवातीन जिनमें नौजवान लड़कियां भी शामिल हैं एक ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं जहां 2 नर्सें बारी बारी उन्हें टीके लगा रही हैं। यह वीडियो वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की साहिबजादी की जानिब से अपलोड की गई थी, जिस पर एक जगह वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ देखा जा सकता है कि मैंने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है। इसी वायरल वीडियो में अदाकारा इफ़त उमर को भी वैक्सीन लगवाते हुए देखा जा सकता है। वफाकी वजीर की जानिब से यह दावा किया गया है कि खिलाफ कानून कुछ नहीं हुआ, कि इंसानों वैक्सीन लगाई गई जो अभी ट्रायल में है। उन्होंने मौके पर इख्तियार किया है कि इनकी सास की सेहत खासी तशवीशनाक है, वो चल फिर नहीं सकती और उनके लिए घर के कमरे को ही अस्पताल जो है वो बना रखा है जहां उन्हें कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। इत्तलात के मुताबिक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की जानिब से यह दावा किया गया है कि इनके खानदान के दूसरे 2 अफराद को भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, मगर जो वैक्सीन लगाई गई है वो भी ट्रायल में है। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तर्जुमान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है ट्रायल्स के दौरान किसी के घर जाकर कोई वैक्सीन नहीं लगाई गई, जबकि लाहौर में इंसाइनो वैक्सीन के तमाम ट्रायल्स खत्म भी हो चुके हैं। ये तमाम ट्रायल्स कंट्रोल्ड सेटअप में किए गए थे जिनमें शरीक सब अफराद ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में खुद आकर खुराक जो है वो लगवाई है। इस मामले पर पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई वजाहत सामने नहीं आई है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने अदाकारा इफ़त उमर के वैक्सीन लगवाने पर शदीद तनकीद की है, लेकिन अपनी इत्तेहादी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वजीर से मुतालिक उनका कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। इसी हवाले से बहरहाल सवाल ये उठ रहे हैं और अवामी हलकों में तशवीश भी पाई जाती है कि क्या वैक्सीन लगाने के मामले में मेरिट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन तमाम मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ जानने की बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत और रुकन कौमी असम्बली भी डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, वैक्सीन के हवाले से भी हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो कोरोना की होती चली जा रही है और आज हमने देखा है कि पिछले 8 महीने में सबसे बड़ा नंबर यानी 100 का नंबर हमारे सामने आया है। 100 अमवात हो चुकी हैं। कोई वजह आप बता सकती हैं कि एकदम से ये जो इतनी अमवात होना शुरू हो गई हैं, ये आज एक बड़ा नंबर हमारे सामने, वजह क्या है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी वजह तो साफ हमारे सामने है कि इस वक्त हम एक बहुत खतरनाक फेज में से गुजर रहे हैं और जिस तरह से इन्फेक्टिविटी रेट जो कि 3% के करीब चला गया था, आज वो 10% को एक्सीड कर गया और कुछ शहरों में ये 15%, 17% तक भी चला गया। तो जाहिर है कि जितने ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे उतनी ज्यादा डेथ्स होंगी। तो चूंकि ये इस वक्त जो मौजूदा लहर है, ये यूके का वेरिएंट जो है उसकी प्रेजेंस जो है इन तमाम बड़े शहरों में मिल रही है। पंजाब के स्पेशली जो जीटी रोड के साथ साथ शहर हैं सारे, तो ज़ाहिर है ये इतना ज़्यादा नंबर इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई हो गया है और नंबर ऑफ पेशेंट्स जो रिपोर्टेड हैं वो 4000 प्लस हैं, बल्कि 4500 प्लस हैं, जो कि कुछ थोड़े दिनों तक 1100, 1200, 1500 2-3 हफ्ते पहले थे। तो ज़ाहिर है जितने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आएंगे उतना ही डेथ रेट जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी तो ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हम शेयर कर रहे हैं जो रिपोर्टेड हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, हम देख रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं वहां पर तो टेस्टिंग की सहूलत मौजूद है, टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो भी रही है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। अब वहां से भी एक बड़ा नंबर हो सकता है। कहा जा रहा है कि जितना बताया जा रहा है उससे बहुत बड़ी तादाद जो है वो कोरोना पॉजिटिव अफराद की हो सकती है। तो वफाकी हुकूमत जो है वो क्या लाए अमल बनाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि इस तरह की कयास राय भी हो रही थी कि शायद मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाने के बारे में भी एक सोच मौजूद है। जी देखिए, इस वक्त लाहौर को तो आप जिस तरह से देख रहे हैं और वो शहर जहाँ पर 8 से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट, वहाँ पे तो काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स जो है वो लिए गए हैं। आप लाहौर को एक तरह से लॉकडाउन ही समझ लें, मगर इस वक्त फोकस हमारा उन एक्टिविटीज पे है जो कोरोना के फैलाव का सबब बनते हैं और वो डेफिनेटली पीछे वेडिंग सीजन जो है उसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। सिर्फ शादी में बल्कि मार्केट्स में भी बहुत ज्यादा उस शादियों की वजह से रश था। तो ये वेडिंग सीजन का एक बहुत मेजर रोल रहा है और ऐसे लगता था कि पिछले दिनों तो आप इधर भी जाते थे, हर तरफ शादियां ही शादियां नजर आती थी और वहाँ पे कोई ऐसा अमल दरामद नहीं हो रहा था। बाहर की हद तक तो चले वो देखा जाता था, मगर वंस लोग हॉल के अंदर या अपनी फंक्शन के अंदर चले जाते थे तो हमें कहीं पर भी मास्क जो है वो पहना हुआ नजर नहीं। तो ये सारी चीजें हैं और जो एक्टिविटीज इस वक्त आपने देखा है कि कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं वो मार्केट्स को जल्दी बंद किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक बड़ा सोर्स होती है फैलाव का, क्योंकि लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी और काफी घंटे होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी बंदिश लगाई गई है। सारे
وہ لیے گئے ہیں جو کہ پھیلاؤ کا سبب. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب کرونا کے پھیلاؤ پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، آپ لوگ بڑی کوششیں بھی کر رہے ہیں، اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے مطلب کنٹرول، ٹھیک ہے SOPs پر عمل کرنا چاہیے لیکن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ جو تدارک کے لیے کر سکتے ہیں اس میں ویکسین ایک بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ اسد عمر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مڈ اپریل سے جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں جو ویکسین ہے وہ اویلیبل ہوگی، پھر کچھ پرائیویٹلی بھی کچھ قیمتیں جو ہیں وہ طے ہو رہی تھیں، ان کا کیا ہوا؟ کس حساب سے اور کس طریقے سے لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائے؟ کیونکہ ایک طریقہ کار تو وضع آپ لوگوں نے کر دیا ہوا ہے، لیکن اگر ویکسین زیادہ تعداد میں موجود ہوگی تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں مڈ اپریل میں ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ جو کینسینو بایو جس کے ٹرائلز پاکستان میں ہوئے تھے اس کی تقریباً ہمیں ایک بلک پیکنگ جسے آپ کہہ لیتے ہیں وہ ہمیں کانسنٹریٹ اس کا مل جائے گا، جس سے پاکستان کے اپنے اندر جو NIH ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے جہاں پہ ویکسین پروڈکشن کی لائنز موجود ہیں، وہاں پر اس سے وہ ویکسین کو بنایا جائے گا اور 3 ملین ڈوزز یعنی 30 لاکھ ڈوزز پاکستان کے اندر پروڈیوس کی جائیں گی. تو وہ اس سے کافی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک دم بوسٹ ملے گا جو ہمارے پاس ویکسین کی تعداد ہے. اور آج کینسینو بایو کی 60,000 ڈوزز پاکستان لینڈ بھی کر گئی ہیں. بہت خوشحالی خبر ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ، اور ابھی ہوپ کہ ویکسین جیسے جیسے آ رہی ہے اس طریقے سے جو ایک رول طے ہو جائے یا اسکیجول طے ہو جائے اس کے حساب سے ویکسینیشن لگے. ایک بہت بڑا کنسرن اس وقت جو عوام میں پایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک روایت ہے ہر چیز کو لے کر کے کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پہلے فیض یاب ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے، اپنی جان بچانے کا مسئلہ ہو یا کہیں کوئی فائدہ حاصل کرنے کا، عام آدمی جو ہے وہ پس جاتا ہے، وہ رہ جاتا ہے. اور ابھی بھی عام آدمی کا بہت بڑا کنسرن ہے جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ سابق گورنر سندھ اور ان کی فیملی کو لگ گئی ہے، اور پھر ہم نے طارق بشیر چیمہ صاحب کی فیملی کو بھی ویکسینیشن لگنے کی ایک ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھی. تو لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ویکسین لگے گی؟ ویکسین کیا اسی طریقے سے لگے گی جیسے ہر کام پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو صاحب حیثیت طبقہ ہوتا ہے وہ تو ویکسین لگوا لے گا اور باقی لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، پاکستان گورنمنٹ نے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اچھا نظام وضع کیا تھا اور یہ سارا کنیکٹڈ تھا نادرا سے، اور یہ جو نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا جس کے تحت رجسٹریشن ہو رہی تھی. اور پھر یہ کیسے لگ رہی ہے جو بااثر افراد ہیں ان کی فیملیز کو کیسے لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ ویکسین؟ جی یہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں بالکل اللیگلی لگ رہی ہے، اور بحیثیت پاکستانی شہری ہم سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ نے جو پرائرٹی پاپولیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جس میں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز تھے اور پھر ہمارے سینئر سٹیزنز جو سب سے ولنریبل ہیں جن میں کمپلیکیشن کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو جو میرٹ کا ایک سسٹم گورنمنٹ نے بنایا ہے میں سمجھتی ہوں ایز اے پاکستانی ہم سب پہ فرض ہے. میری بھی رجسٹریشن ہوئی ہے مگر ابھی ڈیٹ نہیں آئی، آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار اٹ، اور ہمارے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈیٹس کا ویٹ کر رہے ہیں. اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا ہے جس کو ہم سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور جب لاکھوں میں ویکسینز لگ رہی ہیں تو بیچ میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے بڑا اسٹرانگ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے ہر ویکسین کو ٹریس کرنے کا، وہ کہاں یوز ہوئی ہے. وی ہوپ ڈاکٹر صاحبہ کہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، بیکاز اس وقت ٹرسٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ عوام کو آپ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اگر ویکسین آ رہی ہے تو وہ باری کے حساب سے جو ہے وہ ہر بندے کو، چاہے اس کی جو بھی حیثیت ہے، چاہے وہ کس بھی کلاس سے بلانگ کرتا ہے، اس کو اپنی باری کے حساب سے یہ ویکسینیشن ملے گی. کیونکہ اگر اس طرح کا طریقہ کار شروع ہو گیا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بااثر افراد، تو پھر ایک دوڑ شروع ہو جائے گی، جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ جلد از جلد اس کو حاصل کرنے کی اور لگوانے کی کوشش کرے گا. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہاں پر میں ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کے کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کے سربراہ نے اب تک کی کارروائی کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کیس میں اپنا جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر اسکروٹنی کمیٹی نے تحقیقات میں تاخیر کا ملبہ پٹیشنر اکبر ایس بابر پر ہی ڈال دیا ہے. پی ٹی آئی اور اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروایا گیا تو ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی کا یہ کہنا تھا کہ اکبر ایس بابر کی درخواستوں کے باعث
स्क्रूटनी कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। हर ट्रांजैक्शन को चैलेंज करते रहेंगे तो ये केस कभी खत्म नहीं होगा। गलत फंडिंग एक शख्स से भी हो तो ममनुआ साबित करने के लिए काफी होती है। लाजमी नहीं है कि हजारों अफराद की ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाए। अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन ने कमीशन को ये बताया कि मुझे कोई भी कागज देखने की इजाजत नहीं दी जाती। कहा जाता है कि कमेटी में ही फाइल को एक नजर जो है वो आप देख लें। पीटीआई के वकील शाह खाबर ने कमीशन को बताया कि स्क्रूटनी कमेटी का मौक़िफ़ है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिस पर अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि पीटीआई की सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की दरखास्त मुस्तरद हो चुकी है। कमीशन फैसला कर चुका है कि जो डॉक्यूमेंट आएगी वो ओपन होगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने इस्तफसार किया कि जो कागजात आप फराहम कर रहे हैं वो यकीनन सच्चाई पर मबनी होंगे तो देने में हर्ज ही क्या है। अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन का यह कहना था कि कार्रवाई खुफिया रखने की पीटीआई की दरखास्त पहले ही खारिज हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन फैसले में कह चुका है कि तमाम दस्तावेजात पब्लिक हैं। पीटीआई के जाली दस्तावेजात पर ठप्पा नहीं लगा सकते। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में तमाम दस्तावेजात खुलेंगी, जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी अकाउंट्स को पब्लिक दस्तावेजात जो है वो कहा था। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने सवाल किया कि अकबर एस बाबर को दस्तावेजात देने में हर्ज ही क्या है, जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि कमीशन को कानून और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखना है। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने रिमार्क दिए कि स्क्रूटनी कई साल से चल रही है, अब मुकम्मल होना चाहिए। बाद अज़ां समाअत 6 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर का यह कहना था कि गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला वक्त पर हो जाता तो आज पाकिस्तान में क़यादत नहीं होती। हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी खतरे में डाल दी गई है। स्टेट बैंक हवाले करके खजाने की चाबी हवाले कर दी गई है। सी पैक को दाव पर लगा दिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फारूक हबीब ने भी दिया इसका जवाब। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस से तहरीक इंसाफ सुरखरू होकर निकलेगी। स्क्रूटनी कमेटी के काम में ताखिर के जिम्मेदार अकबर एस बाबर हैं। इन्हें हर पेशी पर मरियम नवाज की तरफ से इजी लोड मिलता है। इनके गुब्बारे से अब हवा निकल चुकी है। जो जेआईटी यानी स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन ने बनाई हुई है, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है कि अकबर एस बाबर इस ताखीर के जो है वो जिम्मेदार हैं और वो जेआईटी को, स्क्रूटनी कमेटी को उनका काम वक्त के ऊपर मुकम्मल करने के ऊपर रुकावटें डालते हैं, क्योंकि हर पेशी के ऊपर उस इजी लोड की किस्त इनको मिलती है। केस को लंबा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि अगर केस खत्म हो जाएगा तो जो मरियम सफ्दर से अकबर एस बाबर को इजी लोड आ रहा है वो इजी लोड बंद हो जाएगा। जो रवैया अकबर एस बाबर ने इख्तियार किया, उनके गुब्बारे से जो है वो हवा निकल चुकी है। फारूक हबीब की जानिब से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून ने उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन लिए। पीटीआई ने ठेकों और किकबैक से फंड्स नहीं लिए। स्क्रूटनी कमेटी 3 जमातों के फंड्स की तहकीकात कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने फंडिंग के जराए नहीं बता रहे। पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को फराहम किया है। इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो तासुर तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, किस हद तक ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अकबर एस बाबर की जानिब से बार बार मुख्तलिफ दरखास्तें आखिर क्यों दायर की कर दी जाती है, जबकि उन्हीं को वजह बयान किया जा रहा है कि केस में ताखीर हो रही है। अकबर एस बाबर साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक रहनुमा पीटीआई। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फॉरेन फंडिंग का जो केस है 6 साल से जो है वो किसी अंजाम को नहीं पहुंच रहा। पीटीआई तो जो कहती है वो कहती है। अकबर एस बाबर साहब, आज स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से भी ताखीर का मलबा आपके ऊपर डाल दिया गया है और मौक़िफ़ ये इख्तियार पीटीआई की जानिब से ये किया जा रहा है कि अब आपके केस से जो है वो हवा निकल चुकी है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मुस्कुराऊंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि जो बातें हुई हैं वो काफ़ी मज़ाक़ खेज़ है। सबसे पहले ये कि मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इस किस्म के घटिया इल्ज़ामात जो ये लोग लगाते हैं, उससे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हमने ये पार्टी इन लोगों के लिए नहीं बनाई थी। और ये शख्स तो खैर पता नहीं ये स्कूल में पढ़ता होगा कहीं, और इसको क्या पता कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसने बनाई है, कैसे बनाई है। लेकिन जहाँ तक संजीदा बात है वो ये है कि 2-3 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक कि ये कहते हैं कि ताखीरी हरबे मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो अक्टूबर 10, 2019 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं, हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ किया है कि इस केस को डिले करे। तो ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब बात हुई कि मैं इस केस से हवा निकल गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी इमरान खान ने जो केस किया, जिसकी अभी हेयरिंग हुई, जिसमें वो दावा करते हैं
اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بالکل انہوں نے یہ تمام جو کارروائیاں آج ہوئی ہے اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کی طرف سے الزامات کا ایک سلسلہ ہم نے دیکھا کہ شروع ہوا اور پھر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے فاروق صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ ایزی لوڈ ملتا ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اکبر ایس بابر صاحب کو، اور اکبر ایس بابر صاحب جو یہ کیس کر رہے ہیں وہ نون لیگ کی شے پر یا نون لیگ کے پیچھے لگ کر ہی کر رہے ہیں، اور اب ایزی لوڈ ملنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے کی، لیکن پوائنٹ وہی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو باتیں کی وہ تو obviously وہ کریں گے ہی، لیکن آج اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ تاخیری حربے جو ہے وہ اپنائے جا رہے ہیں اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے، اور تاخیر کا ملبہ انہی کے اوپر ڈالا گیا. اور وجہ جو انہوں نے بیان کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے بار بار کوئی نئی درخواست دائر کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اگر درخواستیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری رہا اور ہر ٹرانزیکشن کو انہوں نے چیلنج کرنا شروع کیا تو پھر تو یہ کیس 6 سال کیا یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا یہ کیس. تو یہی ہم جاننے کی ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ آخر آپ ہی کی طرف سے جو ہے اکبر ایس بابر صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکبر ایس بابر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز تو آ رہی ہے، آپ مجھے جواب دینے کا موقع دیں کہ نہیں آپ کی آواز چلی گئی تھی بیچ میں، آپ کی آواز چلی گئی تھی بیچ میں. یہ آپ سنیے، اگر یہ آپ سنیے ذرا جی یہ اسکروٹنی کمیٹی میں وہ جواب ہے جو ڈی جی لا صاحب نے جمع کیا اسکروٹنی کمیٹی کی طرف سے. اس میں مجھے ایک لفظ بتا دیں جس میں انہوں نے ملبہ تاخیری مجھ پہ ڈالا ہے یا پٹیشنر پہ ڈالا ہے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ہم ڈیڈیکیٹڈ ٹیم نہیں ہے، ہمارے اوپر اور ذمہ داریاں ہیں، ہم سپریم کورٹ میں بھی پیشیوں میں جاتے ہیں، ہمارے ایک ڈپٹی آڈیٹر جنرل ہے وہ اپنی سرکاری ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 30 مئی کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے 2018 کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکومنٹ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا اس وقت تک تو پی ٹی آئی نے زیادہ تر ڈاکومنٹ جمع نہیں کرائے تھے، یعنی 4 سال ہو چکے تھے اس وقت پی ٹی آئی دعویٰ کرتی تھی میں نے تمام ڈاکومنٹ جمع کرائے. پھر سپریم کورٹ میں یہ جو کہتے ہیں غبارے سے ہوا نکل گئی، تو سپریم کورٹ سے یہ کیوں گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمان بابر کو اسکروٹنی سے الگ کرے، کیونکہ یہ ان کے بقول میں ممبر نہیں ہو پی ٹی آئی کے، جبکہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کیا. اور کہتے ہیں اور خود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف کیس کرتے ہیں، ایز این اپوننٹ اسکروٹنی کمیٹی میں بھی بیٹھتے ہیں اور وہ حق دعویٰ رکھتے ہیں. یہ ہے وہ رپورٹ. اور مجھے اس میں ایک جملہ بتا دیں، 2 جملے بتا دیں جس میں انہوں نے ملبہ مجھ پہ ڈالا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا اکبر ایس بابر صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ درخواست آپ کی طرف سے جمع کرا دی جاتی ہے، اور پھر جیسا کہ ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی نے کہا کہ ہر ٹرانزیکشن کو اگر اس طریقے سے چیلنج کرتے رہیں گے تو پھر تو یہ کیس کبھی ختم ہی جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو کیوں آپ کی طرف سے بار بار درخواست دائر کر دی جاتی ہے، یا ہر ٹرانزیکشن کو ہی آپ کیا چیلنج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے کیس؟ میں آپ سے یہ عرض کروں نا کہ دیکھیے جب الیکشن کمیشن خود 10 اکتوبر 2019 کو یہ فیصلہ دیتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے ہیں، ہسٹورک ابیوز آف لا کیا ہے، تو یہ کس کو موزر نظام ٹھہرا رہے ہیں؟ کس کو موزر نظام ٹھہرا رہے ہیں کیس کو ڈیلے کرنے کا؟ پاکستان تحریک انصاف کو. یہ ریٹن آرڈر ہے، میں ایسی باتیں نہیں کر رہا. اور جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی، دیکھیے ہوا کیا ہے جو آج ثابت بھی ہو گیا، جو ڈی جی لا صاحب نے کہہ بھی دیا کہ ہم نے ان سے ڈاکومنٹس نہیں دینے ان کو. جب وہ ڈاکومنٹس ہمیں نہیں دے رہے، جب وہ 23 بینک اکاؤنٹس کو ہم سے چھپا رہے ہیں تو وہ آڈٹ کیسے ہوگا؟ ہمیں تو وہ ڈاکومنٹ دکھا ہی نہیں رہے، ہمیں تو انہوں نے جعلی ڈاکومنٹس بھی ہمیں نہیں دکھا رہے جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے جمع کرائے. اکبر ایس بابر صاحب اس طرح تو پھر اگر اس طرح یہی صورتحال رہی تو پھر تو آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا. جو بھی وجوہات ہیں، آپ کو ریکارڈ نہیں مل رہا یا آپ ثبوت نہیں دے پا رہے، اس طرح تو پی ٹی آئی صاف نکل جائے گی بڑی آسانی اس کیس سے. کیسے نکلے گی؟ دیکھیے آج بھی جو ڈی جی صاحب نے جو جواب جمع کرایا ہے اس میں انہوں نے کسی قانون، کسی رول، کسی اس کا ریفرنس نہیں دیا کہ جی یہ ڈاکومنٹس ہم ان کو کیوں نہیں دے رہے، کون سا قانون ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، چاہے ہائی کورٹ ہے چاہے سپریم کورٹ ہے، یہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس آنے ہیں. ہم نے اس کا باقاعدہ
स्क्रूटनी करनी है, तभी हम देखिए ये ऐसा ही है कि स्क्रूटनी कमेटी की TOR नंबर 1 कहती है कि ये स्क्रूटनी दोनों पार्टीज के सामने होगी। हमारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जाली डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अगर स्क्रूटनी कमेटी को रिपोर्ट बनाती है तो हम कैसे तस्लीम करेंगे? हमने जाली डॉक्यूमेंट्स पे रबर स्टैम्प बर्दाश्त नहीं करना। हमने कहा जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड स्टेट बैंक से निकला है वो हमारे सामने रखा जाए, दोनों फरीक के सामने रखा जाए। हम उसकी हम उसको 4 दिन में, देखिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमने इसी इलेक्शन कमीशन के सामने अब ये जो खुफिया कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त दी है, हमने कहा जी आप हमें तमाम डॉक्यूमेंट्स दें, हम 4 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट बना के देंगे, आप उसे तस्लीम करें। लेकिन उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलना जरूरी है। अच्छा अकबर एस बाबर साहब, आज फारूक साहब की जानिब से एक बड़ा संगीन इल्जाम आपके ऊपर लगा है, इजी लोड लेने का इल्जाम लगा है। मरियम नवाज साहिबा आपको वो इजी लोड देती हैं और वो कहते हैं कि अब वो मिलना बंद हो जाएगा। पहले भी इल्जाम आपके ऊपर आयद होते रहे हैं कि आप ये जो सब कर रहे हैं ये उनकी मां पर कर रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मसख शुदा चेहरा है जिनके पास गलीज इल्जामात लगाने के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसे गलीज इल्जामात का जवाब देना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। जब वो 6 साल से 7 रिट पिटिशंस किए उन्होंने, BCO ऑर्डर्स इलेक्शन कमीशन के, स्क्रूटनी कमेटी के अपने ऑर्डर्स पे ये लोग इनकार करते हैं, डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते हैं। उसके बाद जब ये फैसले इनके खिलाफ आते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक अभी चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि इसको स्क्रूटनी से अलग करो, तो ये वो हैं जिनको छुपाने के लिए बहुत कुछ है। इन्होंने अरबों रुपए के खुफिया अकाउंट्स में पैसे आए हैं, वो लूटे गए हैं, वो करप्शन हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 4 सेंट्रल ऑफिस के मुलाजमीन, इनका अपना डॉक्यूमेंट जो इनका फाइनेंस बोर्ड का जुलाई 2011 का जिसको ये तस्लीम करते हैं, उसमें लिखा है कि 4 इन्होंने सेंट्रल ऑफिस के मुलाजमीन, जिसमें टेलीफोन ऑपरेटर, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे लोगों के जरिए फंड्स इकट्ठे किए फ्रंट अकाउंट्स में, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो ये इसलिए भाग रहे हैं इंसाफ से पिछले 6 सालों से, और इनकी जो गलीज बातें हैं और ये जो बेहुदा किस्म की बातें करते हैं, ठीक है, इनको शर्म सही है। गलीज किस्म के इल्जामात हैं आपके ख्याल में, आप इसका जवाब भी जो है वो देना मुनासिब नहीं समझते। अकबर एस बाबर साहब, साबिक रहनुमा PTI, हमारे साथ बिल्कुल मौजूद थे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। क्या मकसद था इस मुल्क का बनने का? इससे एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। मदीना की रियासत जो उठी, मेरिट, इंसाफ, जो मदीना के रियासत के असूल है, इंशाल्लाह मैं आपको पाकिस्तान में लेके आता रहूंगा। जो मदीना की रियासत बने, मदीना की रियासत जो हम सारा मुसलमान, हम दुनिया के अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं, पर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी पाकिस्तान को उन प्रिंसिपल्स पे लाने की। अगर एक कौम ने अजीम बनना है तो मदीना की रियासत के उसूलों। नए पाकिस्तान की रियासत मदीना में शराब के लाइसेंस बांटे जाएंगे, सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब एक ऐसी रियासत मदीना है जिसमें शराब बनाने की फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे सवालात और तनकीद का एक तूफान है जो गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आने के बाद से मंडला रहा है कि बलूचिस्तान में चीनी कंपनी को शराब का कारखाना खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात ये भी हैं कि सूबा बलूचिस्तान के कराची से मुत्तसिल सनती इलाके हब में चीनी कंपनी की जानिब से कायम करदा शराब बनाने वाला कारखाना न सिर्फ मुकम्मल हो चुका है बल्कि ये फाल भी है और जहां भरपूर तरीके से शराब की तैयारी की जा रही है। इसी हवाले से बलूचिस्तान के महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी यानी CPAC के मंसूबों के बायस चीनी शहरियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान आती है, जिसके सबब ये शराब का कारखाना इनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए कायम किया गया है और इस कारखाने से वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान दोनों को टैक्स की मद में आमदनी भी होगी, जबकि मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये चीनी कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अप्रैल 2020 में रजिस्टर हुई थी और इसने हब में अपना पहला कारखाना भी लगाया है। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि इससे पहले भी शराब बनाने का एक कारखाना जो कोटा में कायम किया गया था, इसे भी हब में मुंतकिल कर दिया गया था, जिस पर हुकाम से सवाल किया गया कि जनाब जब एक कारखाना पहले से मौजूद है तो दूसरे की जरूरत क्यों पेश आ रही है, जिस पर सूबाई डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन साउथ मोहम्मद जमान ये बताते हैं कि शराब बनाने वाले इस कारखाने का मकसद चीनी शहरियों के लिए इनके मयार और तकाजों के मुताबिक शराब बनाना है। उनका कहना था कि ये कारखाना सिर्फ बेयर बनाएगा और इस मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए की बराह रास्त सरमायाकारी की गई है, जबकि इसी हवाले से जराये का ये भी कहना है कि इस फैक्ट्री में शराब बनाने की मशीनरी भी लग रही है। बताया गया है कि कारखाने की इंतजामिया चीनी शहरियों पर मुश्तमिल है, जबकि इस फैक्ट्री में 300 से 400 मकामी अफराद को भी मुलाजमतें जो हैं वो दी जाएंगी।
इसी हवाले से वज़ीर मुमलकत जो अली मोहम्मद खान साहब हैं, उनकी जानिब से बड़ी मजम्मत की गई है और उनका कहना था कि किसी भी मदनी रियासत की तर्ज पर बने हुए मुल्क में शराब की फैक्ट्री की ना कोई गुंजाइश है और ना ही इसको कोई सपोर्ट कर सकता है कोई भी किसी भी हालत में। पॉलिसी का एक अहम सतून बनने जा रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब सी पैक बन गया, सड़कें बन गई, इसके जरिए दुनिया भर से तिजारत की जाती है, यहाँ जानी है, तो चीनी शहरी अपने मुल्क से ही शराब क्यों नहीं मंगवा लेते? क्या मजबूरी है कि नए पाकिस्तान की रियासत मदीना में ही नए शराब के कारखाने खोले जाएं? इसी हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब। शाहवानी साहब, बलूचिस्तान में शराब का नया कारखाना खोलने के लिए चीनी कंपनी के लाइसेंस पर तो तनकीद हो रही थी, लेकिन खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, प्रोडक्ट्स भी तैयार हो रहे हैं, हो क्या रहा है? जी, शराब नया होगा लेकिन बोतल जो है वो पुरानी है। और ये जो लाइसेंस आप जिक्र कर रहे हैं कि 2020 में इशू है, 2020 में इशू नहीं हुआ, ये अप्रैल 2018 में उस वक्त इशू हुआ कि वजीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिजंजो साहब थे, उनके दौर में ये इशू हुआ। और चाइनीज जो यहाँ पर काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, उनका एक डिमांड है कि वो पाकिस्तान में जो शराब बनती है, जो लीकर यहाँ पर मौजूद है, वो उनको टेस्ट को मैच नहीं करता, वो अपना ब्रांड जो है लॉन्च करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए। और ये बिल्कुल उस वक्त भी जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट ने उनको ये लाइसेंस इशू किया। एक्साइज रेगुलेशन रूल्स है 1915 के, उसके तहत उनको इशू हुआ है और इसी रूल्स के तहत QDL को जो है पहले ही बलूचिस्तान में ये लाइसेंस इशू किया गया है। अच्छा शाहवानी साहब, अब चाहे इसकी वजह कोई भी हो, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को दिया और पाकिस्तान ने बड़े दिलो जान से उसको कबूल किया है, रियासत मदीना। उस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल मुनाफी हो जाती है चीज, चाहे इसकी वजह कुछ भी हो, जिसकी वजह से इसके ऊपर काफी तनकीद हो रही है। देखिए, आप जो इंट्रो में बता रही थी कि रियासत मदीना में शराब के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, 2018 की इंतखाबात के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत आई है। ये जो है गुज़िश्ता हुकूमत जो है, जिसके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शाहिद खाकन अब्बासी साहब थे और कुद्दूस बिजंजो साहब उस वक्त वजीर आला थे, तो ये लाइसेंस उस वक्त जारी हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन, उसमें नया तो लाइसेंस इशू नहीं हुआ, जो पुराने चल रहे हैं, जैसे कि सिंध में इंडस के नाम से चल रहा है फैक्ट्री, रावलपिंडी में जो है मरी आप कह रहे हैं लियाकत शाहवानी साहब के यहाँ पर QDL थी, पुराने लाइसेंस जारी हुए, अब उनको रोका नहीं जा सकता, राइट? नहीं, रोका जा सकता है। असेंबली जो है, असेंबलीज में अगर इस पे कानून साजी की जाती है और मिनॉरिटी को जो एक हक हासिल है पाकिस्तान में कि वो आपने कहा कि टेस्ट को मैच नहीं कर रहा, ये एक लॉजिक आपने बयान की है, ये एक वजह आपने बयान की है कि टेस्ट को मैच नहीं कर रहा, तो सी पैक बन गया, सड़कें बन गई, वहां से मंगवा ली जाए। अगर उनके टेस्ट को मैच नहीं कर रही शराब, तो चीनी शहरियों ने शराब पीनी है तो वहां से मंगवा सकते हैं वो। देखिए, रूल्स और रेगुलेशन उनको तो मना नहीं करती, उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन को अमेंड करना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज 1915 के एक्साइज रेगुलेशन रूल्स मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पे ये उनका भी राइट है, किसी और मिनॉरिटी इन्वेस्टर का भी राइट है, वो अप्लाई कर सकते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में और वो उसका टैक्स देते हैं। इस कंपनी से भी जो चाइनीज फैक्ट्री लग रही है, 3 बिलियन उनकी इन्वेस्टमेंट है और सालाना 60 से 70 करोड़ रुपए इससे जो है रेवेन्यू जनरेट होगी एक्साइज बलूचिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का इस शराब की फैक्ट्री के ऊपर मौक़िफ़ दे रहे थे। बहरहाल इसके पीछे कोई भी